रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमानी शादी करके अपने ससुराल आती है और उसका ससुराल में पहला ही दिन होता है। हिमानी सबके लिए खाना बनाती है और अपनी सास मीनाक्षी, ननद निशा, पति दीपक और ससुर मनोज को नाश्ता करने के लिए बुलाती है। हिमानी यहाँ सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है। तभी हिमानी का ससुर मनोज अपने हाथ में प्लेट घुमाते हुए आता है और हिमानी के ससुर के पीछे बाकी सब भी आते हैं। ऐसे ही कुछ न कुछ करते हुए सब आ रहे थे। हिमानी को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो कहती है, ससुर जी, ये आप प्लेट क्यों घुमा रहे हो और आप भी सर्कस के लोगों की तरह ही हरकतें कर रहे हो। आज मेरी पहली रसोई है। माँ जी, ससुर जी, आप लोग बड़े हो, बड़ों की तरह बिहेव करो ना। बहू, मैंने कौन सी हरकत कर दी? मैं तो बस जैसे प्लेट घुमाता रहता हूँ वही कर रहा हूँ। हाँ, तेरे लिए ये सब नया होगा, इसलिए तुझे थोड़ा अजीब लग रहा होगा। कोई बात नहीं बहू। अरे भाभी, ये हमारा आज का नहीं है, ये तो हमारा रोज का ही है। हम तो ऐसे ही करते हैं। अब आप नई मेंबर हो तो आप भी कुछ दिनों में सीख ही जाओगे धीरे धीरे। निशा, तेरी भाभी को सर्कस तो मैं खुद ही सिखा दूंगा। और हिमानी, तुम कभी बोर नहीं होगी हमारे घर में, क्योंकि हर कोई तुम्हें इसी तरह से मनोरंजन करता रहेगा। बहू, अभी तो नई है, कोई बात नहीं, समय के साथ तुझे सब समझ आ जाएगा। और आप लोगों को चैन नहीं है मेरी बहू को डरा रहे हो जो। चल बहू, नाश्ता करते हैं। आओ सब लोग नाश्ता करने बैठ जाओ। अगर ये मेरा सर्कस ससुराल बस एक दिन का है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यही रोज की कहानी है तो मैं झेल भी ना पाऊँ इन सबको। ऊपर से सबने मुझे डरा भी दिया है। हिमानी तो ससुराल में पहले दिन में ही थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि ससुराल के सभी लोग थोड़ी अजीब तरह से हरकतें जो कर रहे थे, जो कि हिमानी को बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन हिमानी अपने ससुराल में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। अब ऐसे ही सब अच्छे से चल रहा था। कुछ दिनों बाद हिमानी अपनी ननद निशा के कमरे में खाना लेकर जाती है और वहाँ देखती है कि उसकी ननद रस्सी पर चल रही होती है। ये देखकर हिमानी अपनी ननद को एक डंडा मारकर रस्सी से गिरा देती है और कहती है, ननद जी, आप ठीक तो है ना? आप रस्सी पर कैसे पहुंच गई? आपको पता भी है रस्सी पर चलना बहुत ही मुश्किल है। वो तो अच्छा हुआ मैं डंडा मारकर आपको गिरा दिया, वरना तो आप खुद गिर जाती और हड्डी तो टूट ही जाती, फिर बहुत मुश्किल हो जाती। आगे से ध्यान रखा करो ननद जी। भाभी, एक तो आपने मेरी कमर तोड़ दी, ऊपर से अब ज्ञान दे रही हो कि मैं गिर जाती तो हड्डी टूट जाती। वैसे भी आपने तो तोड़ ही दी मेरी हड्डी। हाँ, मानती हूँ कि मेरे मारने से आपको चोट लगी, लेकिन देखो मैंने आपको हल्के से डंडा मारा था और आप खुद को संभालते हुए गिरी, और वहीं आपका रस्सी से पैर फिसल जाता तो मुंह पर भी चोट आ सकती थी, बहुत जोर से। फिर क्या करती आप, टूटा मुंह लेकर? भाभी, बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आपसे ज्यादा मुझे खुद की फिक्र है। और मैं रस्सी पर ऐसे ही नहीं चल रही थी, मुझे रस्सी पर चलना आता है, तभी रस्सी पर चल रही थी मैं। आपको रस्सी पर कैसे चलना आता है? ये तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग भी रस्सी पर अपना नियंत्रण नहीं बना पाते। फिर आप कैसे चल रही थी? भाभी, कुछ टाइम पहले हम पूरे परिवार के साथ सर्कस में काम करते थे, तो ये सब हमारे लिए आम बात है। सर्कस तो छोड़ दिया, लेकिन अब आदत थोड़ी ना इतनी जल्दी छूट सकती है। अच्छा, तो वो ही मैं सोचूं, मेरा सर्कस ससुराल बस नाम का ही सर्कस ससुराल नहीं है, बल्कि सच में ही सर्कस ससुराल है। तभी तो रोज रोज कोई ना कोई अपनी सर्कस खोलकर बैठ ही जाता है। भाभी, अब जो है वो आपके सामने ही है। अब आप आगे से ध्यान रखना कि कोई अपना सर्कस करतब कर रहा हो तो उसे इस तरह से डंडा नहीं मारना। ससुराल भले ही सर्कस हो, लेकिन दर्द तो हमें भी होता है ना भाभी, और आज का दर्द तो मुझे हमेशा ही याद रहने वाला है। ध्यान मुझे नहीं, आप लोगों को रखना चाहिए। मुझे मेरा सर्कस ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आज के बाद मैं घर में किसी को ऐसे कोई करतब करते ना देख लूं, ठीक है ना? हिमानी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को अपने ससुराल वालों से काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी, लेकिन अब बस हिमानी के बोल देने से ही अचानक से सब उसके हिसाब से तो हो नहीं सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं अब भी वैसा ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद हिमानी का ससुर रसोई में अंडे एक एक हाथ से दूसरे हाथ में करके उछाल रहा होता है। तभी वहाँ हिमानी आ जाती है और उसके सर पर
अंडे गिरकर टूट जाते हैं। हिमानी गुस्से में कहती है, ससुर जी, ये कोई जगह है अंडे फोड़ने की, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बहू मैं तो बस अंडे उछाल रहा था, उसी बीच तेरा सर आ गया और उस पे गिर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? ससुर जी, बूढ़े हो रहे हो आप। अब आप ये सब बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। आपकी वजह से पूरा सर गंदा हो गया मेरा, और अब सर में से अंडे की बदबू भी आएगी। छी। कोई बात नहीं बहू, अब मैं टमाटर उछाल देता हूँ। अंडे और टमाटर दोनों की साथ में खुशबू आएगी। इतना कहकर मनोज टमाटर उठाने लगता है। जैसे ही मनोज एक टमाटर उठाता है, तभी हिमानी अपने ससुर के हाथ से टमाटर छीनती है और कहती है, ससुर जी, अभी अंडे तोड़कर आपको शांति नहीं मिली, जो अब सब्जियों का भी सत्यानाश करना है। आपको और कोई काम नहीं है क्या? यहाँ रसोई में मेरा काम बढ़ा रहे हो। अरे बहू, तू नहीं तो बोला था अब मेरे बालों से अंडे की बदबू आएगी, तभी तो मैं तेरे सर पे टमाटर डाला था। ससुर जी, आपकी बहुत मेहरबानी हो गई। आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया। अब आप मेरी एक मदद कर सकते हो। वो मदद ये है कि प्लीज आप रसोई से जाओ। हिमानी अपने ससुर को रसोई से भेज देती है और खुद भी नहाने चली जाती है। हिमानी अपने सर्कस ससुराल से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जब हिमानी को ऐसा लगता है कि अब उसे अपने सर्कस ससुराल वालों को अपना कर्तव्य दिखाना ही है, तब हिमानी एक दिन सबको बुलाती है और एक टेबल पर लाल कपड़ा रखकर कहती है, आइए, आज मैं आपको एक कर्तव्य दिखाऊंगी। यहाँ आप में से कोई भी आएगा, मैं उसे इस चाकू से पहले मारूंगी, फिर लाल कपड़े के अंदर रखूंगी, और आप देखना कि वो इंसान कैसे ठीक निकलता है। तो बताइए, आप में से कौन आएगा? ससुर जी, आप ही आ जाइए। हिमानी की बात सुनकर वहाँ उसके सास ससुर, पति, ननद सब घबरा जाते हैं और ससुर कहता है, बहू, ये कौन सी दुश्मनी निकाल रही है? तुझे तो जादू करते आता ही नहीं और तू जादू दिखाएगी। ससुर जी, आप इतना घबरा क्यों रही हो? टेंशन मत लो, सर्कस ससुराल में रहती हूँ मैं। थोड़ा बहुत कर्तव्य तो मैं भी जान ही चुकी हूँ। आओ ना अब। नहीं बहू, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। ना मैं नहीं आ रहा, किसी और को बुला ले। ओ ससुर जी, आप भी ना इतनी जल्दी डर गए। चलिए कोई बात नहीं, माँ जी आप आ जाइए, मैं आप पर ही अपना कर्तव्य दिखाती हूँ। मैं ना बाबा ना, तू अपने पति को ही बुला बहू। मुझे नहीं करना तेरे साथ कोई कर्तव्य। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ कर्तव्य करते करते टपक जाऊं कहीं। माँ ये क्या बोल रही हो? आप खुद को बचाने के लिए मुझे क्यों फंसा रही हो? मैं नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप सब मना कर रहे हो, लेकिन निशा तो मना नहीं करेगी ना। मैं निशा पर अपना कर्तव्य करती हूँ। हिमानी इतना बोलकर निशा को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाती है और उसके ऊपर चाकू मार रही होती है कि निशा हिमानी के पैर पकड़कर बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता मुझे किस गलती की सजा मिल रही है, लेकिन माफ कर दो। मेरे ऊपर ये कर्तव्य मत करो। हाँ बहू, ये सब कर्तव्य ना सर्कस में ही अच्छे लगते हैं। नौसिखिया के हाथों से कुछ भी गलत हो जाता है। ससुर जी, मैं नौसिखिया जरूर हूँ, लेकिन गलती तो आप सब भी कर रहे हो ना। आप लोग घर कोई सर्कस बनाकर बैठे हो, ये कोई जगह है सर्कस दिखाने की? अब जब खुद पर आई तो समझ आ गया आप सबको। हिमानी की बात सबको समझ आ जाती है और सर्कस ससुराल नॉर्मल ससुराल बन जाता है। अंशुल हॉल के फर्श पर पसरा होता है और उसके बगल में पानी की भरी बोतलें रखी होती है। तभी उसकी बहन अंतरा एक हाथ से पंखा करते हुए फोन पर बातें करती हुई वहाँ आती है और कहती है, यार अब मैं क्या करूँ? शादी गर्मी में हो रही है तो हो रही है, तू ज्यादा बकवास मत कर। मेरी शादी के ठीक 2 दिन पहले टपक जाइए, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए टपका दूंगी, समझ गई? चल बाय। हाय गर्मी, इतना सुकून मिल रहा है ठंडे फर्श। ओए चिलगोज़े, ऐसे जमीन पर क्यों बिखरा पड़ा है? इस पंखे की स्पीड बढ़ा ले। थोड़ी दिमाग से पैदल फुल स्पीड पर चल रहा है। गर्मी ही इतनी है, तभी तो मैं फर्श पर लेटकर ठंडक ले रहा हूँ। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी उनकी माँ रंजनी हाथ में ढेर सारी बोतलें लेकर वहाँ आती है और अंशुल के पास पटक कर रखते हुए कहती है, बाकी की बोतलें क्या तेरा पप्पा भरेगा? चल उठ जल्दी और सारी बोतलें भरकर फ्रिज में ठंडी होने को रख दे। काम चोर कहीं का, शादी वाला घर है और ये नालायक फर्श पर बिखरा पड़ा है। काम चोरी?
पिछले 15 मिनट से बोतल भरने की मजदूरी में लगा हूँ। अभी आप आधा दर्जन बोतल और ले आई। अरे माँ, हॉल वाले एसी की सर्विस करवा लो ना। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगेगा बिजली बचाने के चक्कर में ये एसी नहीं चला रहे हैं। देखो ना, मुझे तो पंखे में भी पसीने आ रहे हैं। अरे हाँ, ये भी करवाना जरूरी है। ये शादी की भाग दौड़ में आधे काम तो दिमाग से निकल जाते हैं। सुन अंशुल, बोतल भरकर सर्विसिंग वाले को फोन कर दियो। अभी ये काम भी मैं ही करूँ क्या? इसकी शादी क्या हो रही है? मैं तो घर का रामू ही बन गया हूँ। अरे कहाँ मर रहे हैं सारे, कोई आके जे सामान भी उठा ले हो। आया मालकिन। जा रामू, तेरा बुलावा आया है, लगता है बुआ आई है। तभी अंशुल भागते हुए दरवाजे पर जाता है और बबीता बुआ को सामान के साथ अंदर लेकर आता है। इधर अंतरा के घर पर रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, तो वहीं अन्वित के घर शादी की सजावट चल रही थी और अन्वित कच्चे बनियान में रुमाल से पसीना पोंछते हुए घर में लड़ियां लगा रहा होता है। तभी उसकी माँ वैजंती फूलों की टोकरी लिए वहाँ से जा रही होती है, तो अन्वित को ऐसे देखकर उसके सर पर जोर से मारते हुए कहती है, हाय दैया, कुछ तो शर्म कर ले नालायक। शादी के घर में ऐसे कच्चे बनियान में डोल रहा है। कौन कहेगा कि तू दूल्हा है? अरे तो कौन दूल्हा अपनी ही शादी में घर की सजावट करता है? अभी इतनी चुभती गर्मी में मैं कुर्ता पजामा पहनकर लड़ी लगाऊं क्या? ओहो, जब दूल्हे की माँ होकर मैं शादी के काम में लगी हूँ तो तू जरा सा काम कर लेगा तो क्या घिस जाएगा? और इतनी ही गर्मी लग रही है तो जा जाकर ठंडे पानी की बाल्टी में डुबकी मारा। माँ, नहाने का फायदा हो तो तब नहाऊं ना, नहा कर आया नहीं कि थोड़ी देर में पसीने से फिर नहा लेता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि शादी की तैयारी में ये हाल है तो इतनी गर्मी में शादी में मेरा क्या होगा? कुछ हो चाहे ना हो, पर तेरा ब्याह तो होकर रहेगा। इसी हालात में होकर रहेगा, चाहे पारा 50 के पार ही क्यों ना हो जाए, समझा? माँ, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। फिर आपको मेरी शादी का मुहूर्त ग्रीष्म ऋतु का ही निकलवाने की क्या खुजली हुई? अब लगन का सबसे शुभ मुहूर्त इसी महीने का था तो मैं क्या करती? और घर में बहू लाने के लिए अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। तू बातें कम कर और जा जाकर शॉपिंग के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर वैजंती वहाँ से चली जाती है। अंतरा और अन्वित एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वालों को बताने के बाद दोनों की शादी तय हो चुकी थी। लेकिन समस्या थी कि शादी का मुहूर्त मई महीने की 12 तारीख का निकला था और मई जून की चिलचिलाती गर्मी मानो शादी के रंग में भंग का काम कर रही थी। अन्वित अंतरा को शादी की खुशी से ज्यादा गर्मी में शादी होने का दुख था। कुछ देर बाद कड़कड़ाती धूप में अन्वित और वैजंती मार्केट पहुंचते हैं, जहां वैजंती अपने पल्लू से हवा करते हुए कहती है, हाय हाय, आसमान से तो सच में शोले बरस रहे हैं। कितनी तेज धूप कर रखी है भगवान। भगवान भी खेल रहे हैं जिंदगी के साथ। 5 मिनट खड़े नहीं हुए कि बदन ऐसा जलने को हो रहा है। गर्मी के मारे मेरा तो गला ही सूखने लगा। चल चल दुकान के अंदर चल, थोड़ी देर और खड़े रहे ना तो यहीं पिघले हुए नजर आएंगे। अरे माँ, अंतरा को तो आ जाने दो। इतना कहते ही उनके सामने एक कैब आकर रुकती है, जिसमें से घूंघट किए एक लड़की निकलती है और उनसे कहती है, चलो अब क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे अंतरा, ये तू है क्या? यूँ मुँह छुपाती क्यों फिर रही है? सासू माँ, कुछ तो समझो। अरे दुल्हन हूँ मैं, इतनी गर्मी में अपना चांद सा मुखड़ा दिखाए डोलूंगी तो ये सूरज की किरणें मेरी ऐसी कम तैसी कर देंगी। अभी जल्दी दुकान में चलो। हाँ हाँ चलो। तीनों शॉपिंग के लिए दुकान में जाते हैं। समय बीतता है, दोनों के घर शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी के एक दिन पहले अंतरा की मेहंदी की रस्म चल रही होती है कि तभी अचानक से लाइट कट जाती है और तभी उनकी बुआ बबीता कहती है, जा मरी लाइट को का होगा हो? क्यों रजनी, बिजली का बिल ना भरो तूने? नाना जीजी, माना मैं कंजूसी करती हूँ, लेकिन घर में शादी है, भला मैं क्यों बिल नहीं भरूंगी? वो गर्मी में मोहल्ले की लाइट कटती रहती है। ओहो, ये लाइट क्यों चली गई? अब मैं ये मेहंदी कैसे सुखाऊंगी? ऊपर से ये भारी भरकम गहने, मुझे गर्मी लग रही है। माँ, शादी में जनरेटर लगवाना मत भूलना, वरना जिस तरह से गर्मियों में बत्ती गुल हो रही है, काम खराब ना हो जाए। तभी लाइट आ जाती है और अंतरा की नजर अपनी मेहंदी पर जाती है,
जो पसीने की वजह से थोड़ी सी धुल जाती है। और तभी अंतरा कहती है, काम का तो पता नहीं, इस गर्मी के कारण मेरी मेहंदी खराब हो गई। ओए अंशुल, जरा पानी पिला दे। हाँ, बाकी सब के लिए भी लेता आइयो पानी। हाँ हाँ, पानी वाला चाचा हो रहा हूँ मैं तो। साला गर्मी के मारे पहले ही मत्था गरम है, और शादी में काम करवा करवा के ये लोग मुझे अंदर से और भड़का रहे हैं। लाता हूँ। ओहो, जा लल्ली, अपने कमरे में जाकर कूलर के सामने बैठकर आराम से सुखा ले अपनी मेहंदी को। तभी अंतरा मेहंदी वाले हाथों को लिए कमरे में चली जाती है। अगले दिन बारात आने का समय होने वाला होता है और अंतरा अपनी शादी के जोड़े का ब्लाउज और जीन्स पहने अपना मेकअप करवा रही होती है। सुनो, ऐसा टिकाऊ मेकअप करना कि कितना भी पसीना क्यों ना आए, लेकिन मेरे मेकअप का कुछ ना बिगड़े। हाँ, वहीं नाचती गाती बारात उनके दरवाजे पर आ जाती है। सभी बाराती गर्मी में नाच नाच कर बेहाल हो चुके थे। बारात में आई लड़कियों का मेकअप भी बिगड़ जाता है। तो वहीं अन्वित का दोस्त पिंटू अकेला ही पसीने से भीगा नागिन डांस किए जा रहा था और गाता है, आज मेरे यार की शादी है, आज मुझे मटर पनीर मिलेगा, आज मैं जम कर खाऊंगा, आज मेरे यार की शादी है। अरे ठहर जा माइकल जैक्सन की औलाद, इतनी गर्मी में नाच नाच कर प्राण ही त्याग देगा क्या? वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। ज्यादा एक्साइटेड ना हो, वरना कल के अखबार में खबर आएगी कि 45 डिग्री की चुभती गर्मी में निकली बारात में दुल्हे का दोस्त नाचते नाचते निपट गया। तभी रजनी हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर आती है तो बारात में आई लड़कियों का उजड़ा चेहरा देखकर कहती है, वैसे समधन जी, भूतों की बारात तो सुनी है, लेकिन बारात में चुड़ैल पहली बार देख रही हूँ। समधन जी, ये चुड़ैल नहीं, हमारी रिश्तेदारों की बच्चियां हैं। वो गर्मी में इनका मेकअप बह गया तो चुड़ैलें नजर आ रही हैं। तभी रजनी बारात का स्वागत पान पराग नहीं आरती उतार कर करती है और अन्वित मंडप में आकर बैठ जाता है। कुछ देर में अंतरा भी मंडप में आती है और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लहंगे की जगह जीन्स पहनकर ही मंडप में आ बैठती है। तभी वैजंती धीरे से रजनी के कान में बोलती है, अरे समधन जी, इस लड़की को बताओ जाकर कि ये लहंगा पहनना ही भूल गई। अंतरा, तुम जींस में ही मंडप में क्यों आ गई? अरे यार, वो लहंगा इतना भारी था, इतनी गर्मी में उसको पहनकर मेरा ही दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। कुछ नहीं होता, इसे फैशन कहते हैं। हे भगवान, ये आग कितनी तेज है। इधर कुंड की अग्नि और चुभती गर्मी से दुल्हा दुल्हन का हाल बेहाल हो रहा था। तो वहीं एक मोटे से चाचा हाथ में गुलाब जामुन का कटोरा लिए अपनी शर्ट को पेट के ऊपर चढ़ाते हुए पेट खुजाते हुए कहते हैं, अरे ओ छोटू, ये पंखा इधर लगा यार, कितनी गर्मी हो रही है। जैसे तैसे सभी रीति रिवाजों के साथ शादी पूरी हो जाती है कि तभी बत्ती गुल हो जाती है और कुछ देर में लाइट्स आ जाती है तो अंतरा का सारा मेकअप धुल जाता है, जिसके कारण उसकी विदाई उसे घूंघट में ही करनी पड़ती है। एक दिन संजय अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। वो इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं है। वो उस लड़की के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से नहीं जा पाता। लेकिन अचानक वो उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन संजय को वो नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जाते जाते वो बस उसी लड़की के बारे में सोचता है और खुद से कहता है, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उसकी आंखें तो बिल्कुल नीली झील जैसी हैं और उसके बाल तो जैसे घने जंगल की छांव। वाह यार, क्या लड़की थी। संजय उस लड़की के ख्यालों में खोया ही होता है कि पीछे से कोई लड़की भागते हुए आती है और अचानक उससे टकरा जाती है और फिर उसके ऊपर गिर जाती है। रात के अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, जहाँ लड़की का चेहरा ठीक से नजर नहीं आता और वो उससे बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए। कोई बात नहीं, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संजय उस लड़की से बातें कर रहा होता है कि तभी सामने से एक कार आती है
और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उस लड़की का चेहरा साफ नजर आता है। जैसे ही संजय उस लड़की को देखता है, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और फिर वो लड़की उससे बोलती है, माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे चलना होगा। इससे पहले कि संजय उस लड़की से कुछ कह पाता, वो वहाँ से एक बार फिर चली जाती है और संजय बस उसे ताकता ही रह जाता है। जिसके बाद वो सोचता है, क्या यार संजय, किस्मत ने तुझे एक मौका और दिया था, फिर भी तू कुछ कर ही नहीं पाया। अब देख, चली गई ना वो। कुछ ही समय के बाद संजय अपने घर पहुंच जाता है और बस उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है और सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस के लिए जाता है तो उसके दिमाग में बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे एक शोर की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वो लड़की खड़ी होती है। उसे देखते ही संजय के होश उड़ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। संजय को कुछ समझ नहीं आता। इतने में दो लोग उनके पास आते हैं और फिर उस लड़की से कहते हैं, चुपचाप हमारे पैसे निकाल। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है। ये ऐसे पैसे नहीं देगी, इसे पुलिस के पास ले चलते हैं। पुलिस के पास नहीं, प्लीज मेरी बात मानिए, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। ये आपसे जबरदस्ती पैसे छीनना चाहते हैं क्या? नहीं, इन्हें लगता है कि मैंने इनके पैसे चोरी किए हैं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है इन्हें? क्योंकि जब इनकी दुकान से पैसे चोरी हुए तब मैं वही थी और जब से ये मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने डर से बस अपनी पलकें झपका दी तो इनको मुझ पर शक हो गया कि पैसे मैंने चुराए हैं। ओह, तो आपने पलकें झपकाई क्यों थी? एक्चुअली मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, ये अपने आप झपक जाती है। ओह, अब मैं समझा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखता हूँ। इस सब के बाद संजय उन लोगों से बातचीत करके उन्हें सब कुछ समझा देता है और वो लोग सारी बात को अच्छे से जानने के बाद उस लड़की से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर संजय उससे बोलता है, अब तो सब ठीक है ना? जी अब ठीक है, थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जो आपने मेरे लिए किया वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। थैंक यू वंस अगेन। नो नो, प्लीज ऐसा मत कहिए। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? ओह आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। आई एम प्रीति, और अपने बारे में बताइए कुछ। वाओ, कितना अच्छा नाम है ना आपका, बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत। और मैं संजय। नाइस नेम। आपसे ज्यादा नहीं है। जी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। इसी तरह वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और उन दोनों के बीच की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन संजय उससे बोलता है, सुनो। हाँ जी कहो। मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहने वाले हैं आप? आई लव यू। अच्छा, तो ये आपने किसी से नहीं कहा आज तक? नहीं कहा, तुम्हारी कसम। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सच कह रहे हैं। तो क्या तुम भी? जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद संजय प्रीति से शादी कर लेता है, जहाँ प्रीति उसके घर को बहुत ही अच्छे से संवारती है और घर के साथ साथ संजय का भी बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर एक आदमी आता है तो प्रीति उससे पूछती है, हाँ जी बताइए क्या काम है आपको? जी मुझे संजय जी से मिलना था। जी वो तो ऑफिस गए हैं, आप उनसे वहीं जाकर मिल लीजिए। जी ठीक है। उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि बार बार प्रीति के पलके झपकाने की वजह से एक तरफ उस आदमी को ये लगता है कि शायद प्रीति उसे जाने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये लगता है कि प्रीति उसे रुकने के लिए बोल रही है। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो एक आखिरी बार प्रीति से कहता है, आप सच में चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? जी सच में, आप जाइए। दोबारा पूछने के बावजूद भी वो आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर प्रीति क्या चाहती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रीति सोचती है, पता नहीं कैसा अजीब सा आदमी था, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, इतनी बार मना कर दिया मैंने फिर भी। 2-4 दिन के बाद वो आदमी एक बार फिर से प्रीति के घर आता है, जिस पर प्रीति उससे पूछती है, हाँ जी बताइए, आज भी संजय जी से मिलने आए हैं? जी नहीं, आज मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? पर वो क्यों? क्योंकि आप ही तो चाहती थी कि मैं आपके पास रहूं। मैंने ऐसा कब कहा? उस दिन मैं जब आया था तो आप बार बार पलके झपका रही थी,
तो मुझे लगा आप नहीं चाहते हो कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही सोचा। तो मुझे देखकर पलके क्यों झपका रही थी? अभी भी ऐसा ही कर रही हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, समझे तुम? और तुम्हारे चक्कर में जो मेरे अनुमान जग गए उसका क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम ही खामखामे ज्यादा सोचे जा रहे हो। बस एक बार मेरे करीब आ जाओ। देखो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में ना सोचना भी मत। अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। इस सब के बाद वो आदमी प्रीति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उसे एक जोरदार धक्का मारकर गिरा देती है और तुरंत भागकर अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद कर देती है। वो आदमी कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे आवाजें मारता रहता है और दरवाजा तोड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं टूटता। इतने में प्रीति संजय को फोन करके घर बुला लेती है। थोड़ी ही देर के बाद संजय पुलिस को लेकर अपने घर पहुंचता है। संजय के आने के बाद प्रीति कमरे से बाहर आती है और 2 थप्पड़ उस आदमी को मारती है, जिस पर संजय प्रीति से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? इसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में ना? अरे हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। इस सब के बाद पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जाती है और प्रीति भी इस हादसे को याद करके हमेशा के लिए अपनी पलकें झमकाना धीरे धीरे कम करती चली जाती है और दोनों पति पत्नी इस सब के बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।